उधर लगा के आवाज समीम भाई, समीम भाई स्टैंड मंगाइए। मेरे पास कोई भेजिए आदमी, हम लोग पास भाग जा रहे हैं। आप इनकी असिस्ट करिए। जी 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 जी, आपका आपके घर में स्वागत है। क्या रहा है आपका खैर करता है। मेरी तरफ से भी आपसे बात कर लीजिएगा। हमारे मित्र मदन गोपाल है कहाँ? मदन गोपाल जी से मिलने की कोशिश करते हैं। आज फिर कोशिश करते हैं। हाँ नामों का भी अपने बेटे के पास रखते हैं। आइए सर। तो मैंने देखा आपको, लेकिन वो कोई बोला नहीं। कभी मेरा स्वागत इतना एलेबरेट नहीं हुआ, तो ये तो बड़ी क्लियर बात है। तो अपनी काशी मुझे पूरी अपना मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा एहसास है। नहीं हम आज के दौर के आइए सर। सर आप ही आइए सर प्लीज पूरी रुके रहिए रुके रहिए। हो गया बस हो गया। सर मैं परिचय करा दूँ। ये तिवारी शंकर जी हैं। हम नाम से जानते हैं। इनके मुखिया हैं हम लोग। अरे वाह राणा कमेटी में राणा सर हैं। अच्छा आपसे तो बात नहीं हुई अभी तक? हम स्पोर्ट्स में नमस्कार मेरा प्रणाम। ठीक है अरविंद बाबू आइए आपका भी परिचय करा दें। ये भी सर 16 years ago you stopped. टाइम से पहुंच Everyone was Indology will ये लोग आगे थे। The world is so big and so small. ये सर अरविंद बाबू हैं, बड़े भाई ये भी रिसर्च कमेटी के सदस्य। ये सबका परिचय करा दें। आ जाइए। ये शमीम भी अपने टीम मेंबर थे। सर ये लोगों ने हमारे विकास जी। ये विकास हैं। बहुत एक्टिव ये है। सब हमारी एक ऐसन खान भी हैं। तो हम लोग मिल के सर 6 साल बहुत मेहनत की। वाह और मिस्टर कुरैशी भी जस्ट अराइव किए हैं तो 15 मिनट में हो आ रहे गया। हैं वो क्योंकि वो किताब के जी जी वो आ गए हैं सर आ गए। आपके लिए सर ये सर अमिताभ, ये सर हमारे बचपन के फ्रेंड डॉक्टर अमिताभ तिवारी हिस्ट्री से अभी मिर्जापुर डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर। आइए सर प्लीज प्लीज थोड़ा पानी वानी पी लो। पहचान लिया आपको भी। ये तो सारे हेलो जी वाह कैसी 100 ml वाला रखा लो। अच्छा सब ठीक है? अरे मैंने नहीं देखा आपको। जी
आप भी यहीं इसी इलाके में हैं? सर हम कैंपस में ही रहते हैं। अच्छा, कैंपस में। जी जी जी। बाकी सबके लिए चाहिए। जैसे आप ही के बिल्डिंग में आतन जाते हैं ना, वो नहीं इससे आगे ले जाना, आगे ले जाना। अरे कोई बात नहीं। ये 0 लास्ट में 0312 है। एकदम यही है। स्वीडन में अच्छा एवरग्रीन है क्या? यथा नाम होता था एक फिल्म बनी थी 1949 ले ही रहे बॉम्बे के अंदर, लाहौर लाहौर में लाहौर फिल्म बनी थी। ये वो लोग थे जो लाहौर से उजड़ के वो आए और उन्होंने फिर अपनी कहानी बनाई, लेकिन वो शुरू होती है कि सुना है हमने बनारस की गलियों के मुतालिक ऐसे करके पीछे, तो मुझे नहीं था पता कि एक दिन मैं भी लाहौरी उन्हीं गलियों के अंदर मुझे इतनी इज्जत मिलेगी। तो ये अजीब इत्तेफाक है। इसी तरह मैं हैदराबाद ये दक्कन में था, तो मुकेश जी का एक गाया हुआ बड़ा रेयर एक गज़ल है जिसकी धुन बनाई थी अब्दुल रऊफ उस्मानिया ने, वो सब हैदराबाद, और फिल्म थी तोहफा। लिखा था उसके अशार थे साकिब लदवी के। मैंने कहा मैं हैदराबाद को हूँ, आई मस्ट कनेक्ट समहाउ। तो मैंने कहा इस गज़ल को हमने रावलपिंडी, लाहौर, हर जगह इतना सुना है। आज मैं खून ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ये खून ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ये तेरा खून है ये मेरा खून। तो मैंने कहा एक ये मेरा रिश्ता बनता है हैदराबाद से, सोच के बात से। और फिर ये नायाब गज़ल है जो मुकेश जी ने गाई थी 1945, ये तोहफा, और उसका म्यूजिक डायरेक्टर जो थे वो हैदराबाद से थे, अब्दुल रऊफ उस्मानिया। शायद 2 फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया। ये अगर मुकेश जी के बड़े गानों में से अगर आप देखें तो उनमें से एक ये हैदराबाद का। बहुत मुबारक हो आप सबको। ये रिसर्च वर्क जो है इसके अंदर जब तक पूरा दिल और दिमाग ना आप इन्वॉल्व करें तो कोई बात नहीं बनती। तो जैसे अभी खबर मुझे मिली है और किताब भी मुझे मिल गई है, तो मैं अब स्वीडन जाके ना तो पढ़ूँगा एंड आई ट्राई टू इवन रिव्यू इट पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में ना, फ्राइडे टाइम्स में। तो चलें इस तरीके से लाहौर और बनारस का एक और कनेक्शन करते हैं। और सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो ये है जो मुझसे पहले दिन भी गलती हो गई कि मैंने जब लिटरेचर पढ़ना शुरू किया तो एक बहुत बड़ा नाम जो मेरे लिए था वो मुंशी प्रेमचंद था, और वो बनारस से थे। तो ये भी एक उन्हीं के शहर में आना जो है इज़ लाइक ए पिलग्रिमेज फॉर मी, इस तरह मैं फील करता हूँ।
ये उन्हीं की है, लेकिन इसकी धुन बनाई थी अब्दुल रऊफ उस्मानिया जो हैदराबाद से थे और सिर्फ 2 फिल्मों में उन्होंने म्यूज़िक दिया, एक ये तोहफा और एक और अननोन फिल्म। लेकिन ये गाना जो है सबसे पहले जब मैं लाहौर से गया हूँ रावलपिंडी पढ़ाने के लिए गॉर्डन कॉलेज, तो वहाँ कुछ दोस्तों ने ये गाया और मुझे इसने हॉर्न कर दिया। उसके बाद लाहौर की कई महफिलों में ये गाना, ये गज़ल जो है बहुत पॉपुलर है, बड़ी मशहूर है ये। सो देन इन हैदराबाद मैंने कहा कि ये मैंने कितने लोगों को सुनाया, कभी ख्याल नहीं था कि हैदराबाद भी मैं पहुंचूंगा। तो वो भी इत्तेफाक हो गया, आज बनारस भी आ गए। मुंशी प्रेमचंद को पढ़ते हुए हमने दुनिया को देखने की एक तरीका समझा, ऐसे ही। अब आप भी कुछ बात करें, मैं तो 2 दिन तकरीरें करके ना तो थक गए हैं। हाँ जी, इंडिया जो है गांव का एक खास तौर से है, गांव ज़्यादा है इंडिया के। अब थोड़ा तस्वीर बदल रही है। जी बदल रही है, तस्वीर बदल हुई है, तो उस गांव के तो वहाँ पे सबको डिस्कस करते हैं, कृष्ण चंद्र, सादत हसन मंटो और कई इस किस्म के बेतहाशा, ये वही मुझे दौर याद आ रहा है बड़ी देर के बाद। शेर व शायरी का लोगों ने अपनी हिस्ट्री की बात हो रही है, शेर व शायरी की बात हो रही है। हकीकत तो ये है कि लोगों ने शेर व शायरी का इस्तेमाल उस ज़माने की सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर करा ही नहीं। जैसे एक शेर है, हम तुमसे यूँ अड़े हैं बोसे पर, जैसे सिपाही मांगते हो जैसे क्या शेर है। हम यूँ अड़े हैं तुमसे बोसे पर, सिपाही जैसे मांगते हो खर्च। यानी हालत ये थी उस जमाने की, सिपाही तक तो बेचारे पैसे नहीं मिल पाते नवाबी दौर, तो शायर ने ये कहा। तो हमने अपनी जो किताबें जो कैलेडोस्कोपिक स्टडी है खास तौर पर, उसमें ढूंढ के हमने एंग्लो अवध रिलेशन पे इससे बढ़कर कोई शायर मतलब शेर नहीं। बेशरत ने जैसे कहा है, बंगाली की मैना है शेर याद तो मुझे ऊपर की लाइन कोट किया, लेकिन ये मुझे याद रह जाती है, बंगाली की मैना है पूरब के पूरब की मैना
एक्चुअली सर जी नवाज शहबाज जो जी वजीर आपदा मुगल वो कहते बंगाली की मैना है और लखनऊ मैना के लिए ज़्यादा मशहूर है। वहाँ का मशहूर गुजरा है शामीना के नाम से शाह मैना। अच्छा अच्छा उनके बाप ने जब उनको ला की गोद में रखा है तो कहा वाह मोरे मैना, वाह मोरे मैना। उसके उनका नाम जो है वो मैना ही पड़ गया। अब वो शाह मैना कहलाते हैं लेकिन आवाम उनको शामीना शामीना कहते हैं। इस्तेमाल में कई चीज़ें बदल जाती हैं, बदल जाती हैं। तो ये जैसे आप कह रहे हैं ये मतलब जो पॉलिटिकल साइंस की आप बात कर रहे हैं इसमें देखिए क्या शेर है। इससे ज़्यादा बेटर एंग्लो अवध रिलेशन को डिस्क्राइब करने वाली कोई चीज़ हुई नहीं। एक शेर में पूरी कहानी पूरा बिहार जो वही मैना जनाब यहाँ बनाया अंग्रेज़ों प्रतापचंद सिंह बलवंत सिंह को जल्दी धरते में नहीं आएगी लेकिन जैसे कॉन्वर्ट यही कहानी। आप लोगों की बैठक शाम को इस तरह होती है अक्सर या कि इत्तेफाक से चलती रहती चलती रहती है? जी बड़े यार भाषा आती है कभी भी कहाँ जहाँ चार यार मिल गए इसलिए कोई जरूरत थोड़ी जी जहाँ चार आदमी बैठे जाते हाथ आते आप नहीं पूरी कम्युनिटी इसके लिए आभारी है वैसी सर के लिए कि इतने एज में भी इन्होंने मतलब खुद को शेप किया और नाना इतने एज में भी जवान दिखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और बेचारे लखनऊ से हमने रिक्वेस्ट किया सब आप लोगों के लिए सर ठंडे कबाब भी लेके आए। आपने बताया डिश है और फिर कुछ हाँ यही मैं सोच रहा था कि आर्काइवल रिसर्च जो आपने की वो क्या ब्रिटिश सोर्सेज से ली गई या कि एक्चुअली नवाबों के अपने भी लिखे हुए हैं? ठीक है। ये किस जुबान में ये लिखते थे उस ज़माने में? फारसी। तो ये फारसी में डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। ठीक है। अब वो हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे हिंदी में लिखाओ, हिंदी में लिखा तभी जगत सिंह जी बात पर्शियन में लिखते थे कि वो सारे लेटर्स ले जाके उनके तो घर के नज़दीक है भाई दिल्ली के आर्काइव में पर्शियन डिपार्टमेंट में सब प्रिजर्व है। मैंने उसमें से एक लेटर ये हिंदी वाली किताब में जो चौथा पर्शियन जोड़ा है उसी पर्शियन लेटर का मैंने ट्रांसलेशन पर्शियन के सर वो बहुत बड़े विद्वान। और मैं सोच रहा हूँ आगे वाली किसी किताब में वो पर्शियन में एज पर्शियन की छाप ये वो ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छा नहीं आप फैम भी हो जाएगा, लोग पढ़ पाएंगे। यहीं से सर ये 14 जनवरी 1799 की घटना है। तब की जब उन्होंने छाल मारी, नहीं जब रिवोल्ट जब रिवोल्ट हुआ। अच्छा ठीक है। लेकिन सर जैसा सर बता रहे हैं कि 2 महीने तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हो रही थी गिरफ्तारी करने की। 64 दिन के बाद उनका अरेस्ट हुआ है 18 मार्च 1799। 23 मार्च से लेके और 9 अगस्त तक वो चुनार कोर्ट में कैद थे। ठीक है। फिर 10 तारीख को उसको बटालियन लेके कस्टडी में गई है बाई कोर्ट विलियम कैलकटा और 31 अगस्त को पहुँचे हैं और फिर वहाँ फोर्ट विलियम चले गए और इनको फांसी की सज़ा 22 अगस्त 1799 को हुई। लेकिन
I see. ये कहते हुए कि ये बीइंग अ ब्राह्मण इनको नहीं दे सकते हैं, ये बकवास है। बहुत से ब्राह्मणों को फांसी दी गई, दी भी गई, हाँ, अच्छा, तो वो तो अपने हिसाब से यूज करते थे। ठीक है। और सेंट हेलेना वाला सर जो रिसर्च से ये समझ में आ रहा है कि अंग्रेज इतने दहशत में हो गए थे कि ये लोग जब 80,000 की प्लानिंग कर सकते हैं 1799, और प्लानिंग यही थी कि कलकत्ता तक उखाड़ देंगे 10 मराठा। आप बताएं सर। जी जी वही था, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक जितने भी जमींदार थे, जी। जमींदार लोग से 88,855%. ओह, अच्छा, They were mustered. They were willing to fight for it. वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा अच्छा अच्छा। ये सारी डिटेल्स दी गई। फिर तो कई इंकशाफ उसके अंदर हुए बहुत किताब ज़्यादा के। बड़ी बात ये कि राजा फिर नेपोलियन को एल्वा में उन्होंने कैद किया था, जी जी। वो वापस आ गया। बाद में 19 साल के बाद नेपोलियन को इसीलिए भेजा गया सेंट हेलेना कि अब यहाँ से भाग के दिखा। यही चीज़ जीत के लिए ये अगर जगत सिंह जी को यहाँ किया तो ये यहाँ से रार हो सकता है। चलेगा एल्वा, जैसे वो एल्वा पे आ गया तो ये भी आ जाएंगे। जी जी जी। 23 से लेके 24-25 आदमी गिरफ्तार किए गए थे। सब आदमी को 18 मार्च 1799 फिक्स की गई। एक वक्त एक दिन एट ए टाइम हमला किया गया ताकि किसी को कालोकान खबर ना और सबको कब्जे में। मुखबरी किसी ने की होगी कि ये सारे, खबरें नहीं की। अच्छा। इनको पता लगाया 2 महीने तक कि कहाँ कौन कहाँ पर है। अच्छा अच्छा, जगत सिंह जी कहीं नहीं गए इसी कोठी में रहे। ठीक। इसी कोठी में थे? हाँ, ये ये सब अच्छा, कनेक्टेड spot था है। मकान ना सर। जी जी, जहाँ पे वो लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहीं से इनका arrest यहाँ से रेस्ट। अच्छा अच्छा। तो हम लोगों के लिए सर वो हमारे हमारे लिए तो ये सर कोई एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बेशक। तो इस किताब को अभी नई नई आई है कि इस पे रिव्यू कुछ होने हुए हैं अभी तक? एक हमारे चलिए, अखबारों में पिछले दिसंबर में इसका रिलीज हुआ। चलिए, हिंदुस्तान टाइम्स में स्टोरी आई। मैंने 4 महीने पहले ऐसे ही शुरू होता है। आज हम कर ले आपने एक और वीडियो देखी। हाँ, वो आई है लोकल पेपर्स में आई है और इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आई है धीरे धीरे। और हाँ। सारनाथ के बारे में सर बताएंगे। सर सारनाथ का भी हाँ, खोज हाँ। उन्होंने किया बहुत जगह से। चैप्टर आपका जोड़ा गया। सर बताएं सर, आप सारनाथ को लिखे हैं तो हमें ब्रीफ में तो यही है कि बताया गया नहीं था यहाँ पे बोल के उधर ले लो ऐसे बात करवाएं हाँ, सिर्फ निकाल निकाल स्विच। लेकिन फिर जब हमने उसको किया कि जैसे वहाँ जो प्लेट लगा हुआ है, बाद में हिंदी भी लग गया, पहले इंग्लिश लगा हुआ है। सबसे पहले जो मैप बना, जो कनिंघम के पहले स्केच बनता है, तो कनिंघम की बात 1899 तक आती है। जो पहला जो स्केच बनता है वहाँ लिखा हुआ है जगत सिंह स्तूप। सारनाथ की बात हो रही है। सारनाथ। तो क्यों जगत सिंह स्तूप लिखा है? फिर जो और जो पहले के रिकॉर्ड्स मिले, जितना हुजूर ने जो कलेक्ट किया था उसको फिर यहाँ के आर्कोलॉजिकल उससे जो जोड़ी गई बातें, तो उसमें 2 बातें बड़ी क्लियर कट हुई। एक तो हुआ कि अंदाज पर कोई डेट का डाल देना, जो 1799 में क्रांति और सब कुछ हो रही है, तो बैठ के वो कब दीवार गिरा रहे थे, तो तर्क से तो कभी नहीं बैठती। और फिर ये कहना कि कोई हमको एक नौकर था वहाँ काम किया, वो भी नाम गलत लिखा है। हमारे यहाँ अंग शंकर ये नाम तो कहीं होता ही नहीं है, तो इंग्लिश में जब लिखा वो शंकर है तो बीच में जी डबल तो जोड़ दिया, वो नाम कभी हो ही नहीं सकता। तो वो आदमी कहा, याद से कहा, कब कहा, ये कहीं नहीं है। तो एक बात ये हो कि जो
रिपोर्ट्स मिल रही हैं, पर्शियन और डॉक्यूमेंट्स कथाएं मिल रही हैं, तो इसका मतलब दो चीज़ें तो बड़ी स्पष्ट है कि उन्होंने कोई गिराया सीधे नहीं था, कि जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार उन्होंने एक बनाने के लिए, कोठी और मोहल्ला डेवलप करने के लिए जो शब्द आता है कि यहाँ एक छोटा मिनिएचर बनारस बनाएंगे बाजार के रूप में, जो आज जगत का जो कहलाता है उनके आनर में, लेकिन प्लान में ये था कि छोटा एक मॉडल बनाएंगे एक नमूने के तौर पर, जहाँ एक तरह से इकोनॉमी हो, सोसाइटी हो, कल्चर, तो उसके लिए उस तरह से कोई चीज़ आर्टिस्टिक कोई सोचेगा। तो वहाँ देखा गया कि एक बड़ा सा माउंट है, तो वहाँ से कुछ चीज़ें निकाली जाए, पुराने ईंटें हैं, पत्थर नुमा है, बहुत मजबूत है, उसमें से उस समय के कुछ ईंटें प्रिजर्व किए हुए हैं, प्रदीप जी रखे हुए हैं। जो लोग चाहते हैं रिसर्च का भीतर रिजर्व है कि ओरिजिनल देखिए ये कैसा रहा हो। तो अब इस पर ये प्रश्न उठता है कि ये जिसको जोड़ कर दें, तो जब ये सब क्रांति और जब शुरू हुई तो निश्चित है कि ये उस समय हुआ होगा जब ये ऑलरेडी निर्माण की क्रिया होगी, न कि रिवोल्यूशन की। रिवोल्यूशन उसके बाद आता है। तो एक तो ये भी डेट होगी कि 1799 का कहना कहीं ना कहीं ये बड़ी बारी गलती है, और एक व्यक्ति कहता है उसका कोई रिपोर्ट सीधे नहीं है, तो 3-4 बार कोट किया गया। चूँकि नाम इतना बड़ा है, चाहे किट्टू हो, बट 3-4 लोगों का है, टॉप पर कनिंघम का, सबने जो है, हम सभी लोगों ने जो इंडियंस राइटर हुए और जैसे सबसे अथेंटिक पॉपुलर वेल नोन जो किताब सारनाथ पर निकली 1959 में निकली, तो सारनाथ का आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट सपोर्ट करके बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर बासुदेव शर्मा अग्रवाल जी का है, और वही आज रिप्रिंट होता जा रहा है, लिखा जाता है, हर बार की रिवाइज है। सच्चाई ये है कि एक वर्ड भी रिवाइज नहीं है, मैं कह सकता हूँ ओपनली, मेरे पास 59 की भी कापी है, करंट के भी, कुछ नहीं बदला, उनके नाम पर लिखते। उसमें उन्होंने वही लिखा बिना चेक किए, जबकि वो फील्ड के आदमी थे। तो ये जो गलती हुई तब ये हुआ कि जो फैमिली यहाँ की हिस्ट्री है, एक बात ये मिलाई जाए, तो जो यहाँ की चीज़ें हैं, जैसे आपने अभी आते देखा वो कोठी पर इंस्क्रिप्शन, कुछ और चीज़ें प्रिजर्व हैं, तो उनसे मिलाएगा कि जो पोखरा बनवाए, रास्ते में पोखरा है, उस पर एक इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है, उसको किसी ने, फिर वो मंदिर पर चला गया, पोखरे बनवाने, और उस पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो डेट जो है 5-6 साल पीछे जाती हैं, पीछे जाती हैं। तब जब वो ईंट लिया तो इतने दिन कैसे हुआ, 5 साल का तो गया, फिर इसका मतलब इस किसी ने देखा नहीं, और उसका कहीं रेफरेंस नहीं दिया गया है। जबकि पूजा और संकल्प करा के वो जो एक प्रथा रही है कि फिर जो है पृष्ठ के आनर में वो लिखा जाएगा, उसको लगाया जाए। पर्शियन यही सामने बैठी है, वहाँ लगा हुआ है, यहाँ पीछे लगा हुआ है, ठीक ऊपर लगा हुआ है। संस्कृत में तो ये हुआ कि इसका ट्रांजिशन, फिर आपने जो है उसका ट्रांजिशन करा दिया, तो वो जो डेट है वो बैठी है 1792। अर्लियर ये कहते हैं 1794 में उन्होंने सारनाथ की खुदाई करी अलग करके, 1790 में तो 5 साल वाला जो गैप क्लियर हो जाता है। एक राणा साहब एक चीज़ और इनका मतलब ये था कि जब कॉर्नवालिस आया था, तो कॉर्नवालिस को यहाँ इसलिए भेजा गया था कि यहाँ पर वो परमानेंट सिस्टम ऑफ रेवेन्यू का बना। तो जब बाबू जगत सिंह जी को पता लगा तो 1787 में जब पहला पिटीशन किया, उन्होंने कहा ये मुझे जमींदारी परमानेंटली दी जाए। साल भर तक वो कॉर्नवालिस से मुलाकात करते रहे कलकत्ता में रहकर, और काफ़ी 86 to 82 पूरे साल 1786-87 का तो कांग्रेस को लगा कि वो ही आदमी जिन्होंने तो शपथ जब यहाँ पर करने जा रहा था, उसको कहा कि उनका काम करिए और बताइए कहाँ पर। इसलिए हमारा कॉन्टेक्शन ये कि सर वो 1787 में वहाँ से वापस आ गए, और उन्होंने कहा अब मुझे वो राज मिल जाएगा बनारस का, तो मैं अपने रहने की ऐसी बनाऊँ जैसे राजा हो, अपना राजा का काम राणा जी हमारी डिस्कशन बहुत में जानी, कम से 4-5 साल अभी बैठता है, और 1792 में
मंदिर बन के तैयार हो गया था, उस पर इंस्क्रिप्शन लग गई थी। वो इंस्क्रिप्शन 1792 को है। 1792 इज द डेट ऑफ फिनिशिंग ऑफ दिस थिंग। उससे बहुत पहले उन्हें जब पता लगा कि साहब ये रिलीजियस प्लेस है, बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा सेंटर है ये, तो उन्होंने उसको वहीं बंद करा दिया। 6 फीट खोदने के बाद ये बंद करा दिया। ये खुद डंकन जिसने ये पहले इसकी रिपोर्ट लिखी थी 1798, वो खुद कहता है। तो बस ठीक है, ये तो रिलायबल है ना। कुनिंगम खुद कहता है, जिसने पहले कुनिंगम जिसने पहली एक्सकवेशन की, वो भी यही कहता है। ये मैं बात ये है, ठीक है इसमें अजीब सी बात ये है कि चूंकि बड़े माइनर के अंदर लिख दिया गया तो सभी ने उसको फॉलो किया। और 2 ऐसे नाम हैं जिन पर कोई भी डाउट कर ही नहीं सकता। एक तो वासुदेव शर्मा अग्रवाल जी का हुआ, दूसरा मोती चंद जी का हुआ। काशी का इतिहास आज भी बाद में है। आज भी ये 1962 में छपी मोती चंद जी की किताब है, जिनके लड़के डिस्टिंग्विश प्रोफेसर ऑफ इंडियन आर्ट थे हार्वर्ड, प्रमोद चंद जी के किताब। वो किताब ऐसी है कि आज भी एक क्लासिक के रूप में मानी जाती है। तो कभी भी किसी को ये सोचना चाहिए कि किताब जब 65 में छपी है, इंट्रोडक्शन 62 का है, तो उसके पहले की ही तो कोई चीज़ होगी कि बाद की होगी। आज भी उसको प्रूफ के रूप में ले रहे हैं। तो बुरा और अच्छे का सम्मान की नहीं बात है, ये सोचना चाहिए था कि क्या वही सत्य है या कुछ और हो सकता है। तो जो ही ये बात ये आएगी दिमाग में आती, तो किसी जो मूल मुद्दा ये निकल रहा है कि जब लिखा हुआ है वहाँ पर शुरू में फर्स्ट जो आता है स्केच बनता है, जो प्रॉपर मैप नहीं है, जो अभी हिंदी एडिशन में छप रहा है, इंग्लिश वाले में नहीं, हिंदी एडिशन में वो जोड़ दिया गया है। तो क्या ये नहीं हो सकता है कि आप करेक्ट करें? क्या 75 साल में हमें हर प्रूफ है तो क्या करेक्शन नहीं हो सकता है? कि मूल रूप में डिस्ट्रक्शन तो नहीं किए थे, मूल रूप में किया, तुरंत उन्होंने रोक लिया, फिर वो मंजूषा भेंट किया, फिर मंजूषा गई। पहले रिपोर्ट में लिखा जाता है कि उन्हीं को श्रेय दिया जाता है और तुरंत ही रिपोर्ट बदल दी जाती है। वो सब छपे हुए रिकॉर्ड है कि नहीं वो तो सब जो अंग्रेजों ने ऐसा किया। तो इससे एक निकलता है, इस किताब की एक देन ये हो सकती है भाई इसको करेक्ट करें। अब किस रूप में इसको लिया जाएगा पता नहीं। जी, हिंदी एडिशन की बात जब हो रही थी तो चल रही है, कहीं बहुत दूर अगर छप जाए और कोई उसे नोटिस ना करे तो उसका मतलब वो फायदा नहीं है जो हम चाहते हैं कि ये बात डिस्कशन में हो। यूरोसेंट्रिक स्टडीज़ का एक्चुअली देखिए बोल रहा है, यूरोसेंट्रिक स्टडीज़ की बड़ी छाप बहुत। हम लोग ये चाहते हैं कि यूरोसेंट्रिक जो सेंटर है उस यूरोसेंट्रिक सेंटर से भी कुछ निकले। इस दरख्वास्त आपसे करनी चाहिए। यूरोप में आप ज़रा सा किताब भी लाइए। यूरोप वाले तो मेरे से वैसे जी, जब हिंदी एडिशन की हमारा काम तो देखिए सच्चाई सामने मैं बता रहा था कि आप हो मेरी जाए, हम हो जाए, आप भाई ऊपर पंजाब वाली किताब है तो उसके ऊपर जो वहाँ का माफी है साउथ एशियन स्टडीज़ का, पीएन टालबर्ट और सारे, तो उन्होंने 5-7 दफ़ा मुझे वहाँ लोगों ने कहा कि हम आपको बुला रहे हैं कि आप ये पंजाब वाली किताब पे सेमिनार आ। मैंने तो ली कर लिया, लेकिन एवरी टाइम समबडी ओवर। अब जबकि जिना की किताब आई है तो वो तो और प्रॉब्लम उनके लिए हो गया है, क्योंकि आयशा जलाल की जो से किताब है तो वो उनके लिए एक प्रेस्टीज भी है, क्योंकि मैंने तो शो किया कि वो टोटल फ्रॉड है। इट्स नॉट इवन वर्थ एनी डिग्री, क्योंकि उसने एविडेंस ही कोई नहीं दिया और बस एक क्लेम करके तो यूरोप जो अपनी ये सारी चीज़ें उनकी एरोगेंस भी तो बहुत है कि अगर हमने ये तैयार किया है, ये हम लोग यही तो कहना चाहते हैं कि यू आर हमारी बात माने। अगर आपने मेरा करंट आपस से ये भी सुना है कि ये ऐसे है कि अगर कैमरे से कोई छप जाता है तो जैसे ऊपर से वही नहीं उतरती, इस तरह हमारे लोग ले लेते हैं कि भाई ये सच ही हो। तो ये यूरोप की एक देखिए, ये सारा कुछ नॉलेज को कंट्रोल करना ये तो एक पावर है।
तो अगर वो अपनी गलतियां माननी शुरू कर दें तो वो तो बहुत गलती है, तो दे विल डू एवरीथिंग नॉट टू लेट द फैक्ट्स कम फॉरवर्ड। सर मैं हिंदी एडिशन की बात कर राणा साहब ने की तो महीने भर में आ जाएगी, लेकिन उसमें कई चीज़ें और जोड़ी गई। मैं 84 से अब तक 40 वर्षों तक वही सारी बातें जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिखी बताता रहा हूँ विदेशी पर्यटकों को। इतिहास तो बदलेगा, आप जैसे लोग रिव्यू लिखेंगे तो चीज़ें आएंगी। अभी हमारे मेजर साहब ने कई चीज़ें उसमें नई जोड़ी हैं, मैं चाहूँगा कि इनके मुखारबिन से हम लोग सुने थोड़ा सा। सबसे पहले तो यहाँ सभी लोगों को प्रणाम, और इस बात को शुरू में ही स्पष्ट कर दूँ कि मैंने कुछ जोड़ा नहीं है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ऊपर वाला करा देता है और आप क्रेडिट खुद लेने लगते हैं। ये पूरी पुस्तक 2 पार्टों में बटी हुई है। एक में बाबू जगत सिंह के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी है और दूसरे में सारनाथ का चैप्टर ऐड होता है। सवाल ये उठता है कि इस रिसर्च पे हम लोग गए क्यों। निश्चित तौर पे सारनाथ के अंदर जो शिलापट लगा है, और जाहिर सी बात थी अंग्रेज़ों का ज़माना था, वो किसी दूसरे को क्रेडिट देते नहीं, लेकिन इतनी हिम्मत भी वो नहीं जुटा पाए कि बाबू जगत सिंह का नाम वहाँ से मिटा दें। नाम तो दिया, लेकिन एक वाक्य उसमें जो लिखा वो स्वीकार्य नहीं है आज की तारीख में हम सभी को। वाक्य उन्होंने लिखा कि इस स्थान को खुदाई में उन्होंने विनष्ट कर दिया। जब मैं वहाँ से इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ा तो मेरे मन में ये बात आई कि क्यों न इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। देखने वाले के लिए तो ये है कि दस्तावेज कितने हैं पुस्तक के अंदर, लेकिन डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले के साथ दिक्कत ये होती है कि वो घटना स्थल दिखाना चाहता है। ये तो उस पुस्तक ने मुझे बता दिया कि पूरा का पूरा घटना स्थल यहाँ का था, छावनी इलाके का था, सारनाथ का था, लेकिन इसे विजुलाइज कैसे किया जाए। और ये मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि यहाँ तक मैं पहुँचा तो ऊपर वाले ने पहुँचाया। 2 दिन तक मैं कलम लेके टेबल पे बैठा रहा कि स्टार्ट कहाँ से लूँ, और एकाएक एक दिन एक बात मेरे दिमाग में आई कि किताब ये कहती है कि कत्लो गारत हुआ 14 जनवरी 1799 को और इलाका पूरा यही था। तो निश्चित तौर पे जो लोग यहाँ कत्लो गारत में मारे गए होंगे उनकी लाशें इंग्लैंड नहीं गई होंगी। अब 225 वर्ष का वक्त, और मैं खोज रहा था उन घटना स्थलों को, तो उसमें कुछ तक तो पहुंच गया कि छावनी इलाके में ये सब हुआ। मड़वाड़ी में सेना तैनात की गई कि जब ये घटना वजीर अली अंजाम दे तो बाकी जगह से अंग्रेजों की कोई कुमक ना आने पाए। तो हुआ कि जरा कब्रिस्तानों को खंगाला जाए, कुछ निशानियां मिलती हैं क्या। और नज़दीक मकबूल आलम रोड है, वहाँ मैं दोपहर के 12 बजे गया तो घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड बड़ी आलीशान कब्र दिखाई दी। क्रिश्चियन सेमेट्री, और पहली नज़र में ही ये पता चल गया कि ये अंग्रेज़ों की ही कब्र है। आश्चर्यजनक ये नहीं था। अंदर जब मैं बड़ी मुश्किल से गया और मुझे ऐसा लगा कि कुछ लिखा है, तो मैंने जब उस पर हाथ लगाया और साफ किया तो मुझे कुरैशी साहब की किताबों की कुछ पंक्तियां वहां दिखी। जैसे 14 जनवरी 1799 को ये अपनी पुस्तक में बगावत की बात कह रहे थे काशी में वजीर अली के द्वारा और बाबू जगत सिंह के द्वारा, वो उस पर लिखा हुआ था। 7 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, उसमें 4 का नाम लिखा था, कैप्टन कानवे, रिचर्ड इवांस, ग्राहम और कमांडर चेरी। लेकिन मैंने पहली वो कब्र देखी जिस पे मरने वालों के साथ साथ मारने वालों का भी नाम लिखा हुआ है। एक सेकंड बस, मर्डर्ड बाय वजीर अली। अब तो मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं जब ऐसे ऊपर देखा तो एक बात जहन में जो मेरे आई, वो मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में पंक्ति डाली कि माना कि 225 वर्ष पहले कि किसी भी घटनाक्रम के किसी गवाह को खोजना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये अंग्रेजों की कब्रें और आसमान में चमकता सूरज
तब भी रहा होगा और आज जब इस कब्र पे मैं आया हूँ अब भी है। तो यह एक ऐसा दस्तावेजी प्रमाण के साथ ही साथ एक ऐसा जीवित प्रमाण पत्र है जिसको नकारने की स्थिति किसी की नहीं है। थैंक यू, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। एक उस जमाने की प्राइमरी सोर्स है, इससे ज़्यादा खुद कर रहे हैं। अब देखिए, अगर अंग्रेज़ों की बदतमीजियों की बातें हो रही हैं, उनकी अनकल्चरनेस की बात हो रही है, तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता कि उस दिन जो आदमी अंग्रेज़ मारे गए थे उसने अंग्रेज वज़ीर अली ने मारा। वज़ीर अली ने किसी को नहीं मारा, वज़ीर अली की लड़ाई में वो मारे गए। इसके अलावा मैंने एक और किताब लिखी है, लास्ट लिकर ऑफ एन इंडिपेंडेंट नवाबी वज़ीर अली खां पर 2 वकील। उसमें मैंने ये पॉइंट आउट किया कि किसको किसने मारा या कितने लोगों ने मिलके उसे मारा। उस किताब में मैंने ये जाहिर किया है कि जितने लोग उस दिन मारे गए थे उसको मारने वाले कौन थे। तो अंग्रेज तो यहाँ भी चाल चल गया, वज़ीर ने तो मारा ही नहीं। तो ये चीज़ है। तो अंग्रेज से हमें ये उम्मीद करना कि ये कुछ नहीं, देखिए एक जाहिर सी बात है कि अंग्रेज किसी को क्रेडिट देना नहीं चाहते थे और उन्होंने कहीं दिया भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये घटनाक्रम हुआ। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि आज हम जितने भी दस्तावेज खंगाल रहे हैं कहीं न कहीं वहीं से तो प्राप्त हो रहे हैं। ब्रिटिश आर्काइव से ही तो मिल रहा है कि 49 दिन वो विलियम फोर्ट में कैद थे, फांसी की सजा हुई थी, वो दस्तावेज तो मिल ही रहा है। हम सिस्टम की बात कर सकते हैं कि वो सिस्टम इतना करेक्ट था जिस सिस्टम का फायदा आज की तारीख में हमको मिल रहा है। वैसे हम इंडियन अभी हमारे एक कलेक्टिंग एक चीज़ है, एविडेंस कोटिंग। हाँ, यस, बिल्कुल। तो इसमें फर्क है ना। हमारे सर एक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संजीव सहाय थे सर, तो उन्होंने कहा कि ये तो आज की तारीख में भी हम लोग अभी उतने सिस्टमेटिक लेवल पे नहीं जा पाए हैं कि हम इन चीज़ों को संभाल के रखें कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इनको उठा के अपने अध्ययन के लिए इस्तेमाल में ले आए या इससे वो पीछे की जानकारियों को ले सके। ठीक है, उन्हीं के एविडेंस को ढूंढते ढूंढते बहुत चीज़ें मिलते हैं जिसको अब आप गिनने से पहले कुछ आप बोलेंगे। एकेडमिक माफिया को लेके मैं कुछ बोलना चाहूँगी। टीच हिस्ट्री ऑफ आइडियाज एंड क्रिटिकल थॉट। सो अनफॉर्चुनेटली जो ये एंड मैं यूरोप को नहीं निकालना चाहूँगी इस चीज़ में। आई ब्रिंग द ट्रांसएटलांटिक वेस्ट, आई ब्रिंग अमेरिका, आई ब्रिंग इंग्लैंड, आई ऑल्सो ब्रिंग यूरोप इन दिस डिस्कोर्स। स्पेशली जब हम इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री की बात करते हैं कि हमारे बारे में भी उनको लिखना है, अपने बारे में भी उनको लिखना है और हमको ये बताना है कि हमसे बेहतर तरीके से वो हमको बता सकते हैं। तो जैसे ये टालबर्ट हो गए या फिर डेविड केलनर हो गए नेपाल को लेके, तो केलनर का तो बहुत बड़ा नाम है। ऐसा नहीं है कि नेपाली स्कॉलरशिप नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, बहुत ज़्यादा रहा है। बट इट्स जस्ट दैट व्हाट इज टॉट देयर, व्हाट बिकम्स पार्ट ऑफ द सिलेबस हियर, एंड वो डीकोलोनाइजेशन वाला मामला अभी भी चल रहा है। लुक एट आवर सिलेबस। मैं तो उसका अपना एक मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस तो यही है, इसे कहते हैं गेट कीपिंग। यस, कि किसको अंदर सिस्टम में लाना और किसको एक्सक्लूड करना। तो जो है ना ये थ्योरी ऑफ पावर, उसकी 3 शक्तियाँ हैं। एक तो है कि आप डायरेक्टली शो करें कि ए ने ये कहा और बी और सी ने अपनी मर्जी के खिलाफ ए की बात मान ली, तो आप कह सकते हैं ए हैज़ पावर ओवर बी एंड सी। दूसरी ये पोजीशन है कि ए के पास इतनी पावर है कि बी और सी के इशू को वो अपना वो क्या कहते हैं एजेंडे पे ना आने दें। तो इस तरह कि अगर आप गेट कीपिंग इतनी स्ट्रिक्ट करें कि ऐसे स्कॉलर जो आपकी वो मेन लाइन को फॉलो नहीं करते, तो उनको आप यही यूनिवर्सिटियों में आने ही ना दें। तो दिस इज हाउ दे एक्सक्लूड। और ऑल्सो ये जो साइटेशन वाला है, आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माय बैक, हमने आपको रेफर किया, आप हमको रेफर करेंगे। और सिलेबस जो है, जो रीडिंग लिस्ट है, वो दोस्तों का ही होगा। कोई भी, जैसे मैं समझ सकती हूँ, जैसे जो पाकिस्तान वाला काम है, यू नो व्हाई
Aisha Jalal manages to become a big name is also because circulation of her name across the syllabus, not just in West, but also what we teach here in Indian universities. No, I'm just, that's just a point of reference. So जैसे लेकिन वो था 35 साल तक लोग उसको फॉलो करते रहे हैं। तो मैंने कहा यार कि क्या मुझे ये कह रहे हैं अपना भाई साहब मेजर साहब के ऊपर से शायद ऐसे ही होता हो, इतनी देर क्यों किसी और को हुक्म नहीं हुआ कि वो ढूंढ ले कि यार इसने जो क्लेम कर रही है उसका लिए एविडेंस कहीं किताब में है, किताब सबने पढ़ी है, nobody noticed this, only I came to notice this. I think रिसर्चर जब प्रॉब्लम बनाते हैं ना, वहाँ पे एविडेंस की जो है रेलेवेंस बन जाती है कि एक तरफ कोई कह रहा है कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, रिपीट हो रही है बात, स्टैनली वॉलपोर्ट जो सबसे मशहूर है जिन्ना साहब का बायोग्राफर, कि लीडर्स हैव चेंज्ड हिस्ट्री बट जिन्ना नॉट ओनली फाउंडेड अ नेशन, he also changed geography, यानी he alone brought about all this. उधर से आयशा जलाल कह रही है कि जिन्ना did not want partition, it is Congress and especially Nehru who forced Congress upon a partition upon them. So obviously sitting there, the question is both can't be right. So what do? You go looking for the evidence. And what evidence makes sense कि जिन्ना साहब खुद क्या कहते रहे, इस तरह रिसर्च जो है आगे को बढ़ती है। So उनकी तो बहुत बड़ी मोनोपोली है, आप जानते हैं हर चीज़ पे। अभी तक वो, और हमारा भी कॉलोनियल माइंड तो है ना कि जो चीज़ वहाँ से आ जाए उसकी कदर एक और तरीके से होती है। लेकिन अब जिस तरह ये किताब आ गई है जगत सिंह जी के ऊपर, इस तरह और भी नई नई रिसर्चेज आ रही हैं, तो आने वाले वक्त में लगता है कि इंडिया विल बी अ ग्रेट पावर, तो फिर इसके पास अपनी बात सुनाने के लिए और मनवाने के लिए क्राउड भी होगा, इकोनॉमिक पावर भी होगी। और मैं तो कहता हूँ पार्टीशन से जो ज़्यादती हुई है सबसे ज़्यादा माफ़ करना मुसलमानों से हुई कि इस सारे एक्सपेरिमेंट में जिसमें सबका हिस्सा था, उनको 47 में डेमोक्रेसी से तकरीब निकाल दिया गया, और अब जबकि इकॉनमी इतनी बढ़ रही है उसमें भी इनका हिस्सा नहीं। तो अल्टीमेटली द ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन को कई तरीके हैं देखने, बट इंडिया का आने वाले वक्त में एक मेजर रोल यकीनन होगा, इतना मुझे बिल्कुल इट्स नॉट समथिंग टू डाउट। क्योंकि मैंने तो कई दफ़ा पहले कहा भी है कि इंडिया डिजर्व टू बी ऑन द परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर। तो वहाँ चाइना कुछ तंग कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने इंडियंस को कहा है कि आपने देखा होगा रशिया भी सपोर्ट करता है, क्योंकि फ्रांस ने भी सपोर्ट कर दी है, शायद यूके ने भी। द अमेरिकन हैव नेवर सपोर्टेड कि इंडिया शुड बिकम मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, एंड द क्वेश्चन इज व्हाई। अब तो बड़ी एलाई, because the Americans want to keep this as restricted as possible. It's doing the gatekeeping. वही ना, gatekeeping है। So that's the problem. सर, ये मैडम ने जिस बात को उठाया उसको मैं थोड़ा दूसरे रूप में कहता हूँ। कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में कैसे परंपरा में शामिल हो जाती है, और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें सच कितना है और झूठ कितना है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक बादशाह के दरबार में बादशाह ने एक दिन मूड में कहा कि किसका दिया आप लोग खाते हो। जाहिर सी बात थी, स्वाभाविक उत्तर आया, हुजूर आपका दिया खाता है। मात्र एक बंदा ऐसा था जिसने कहा कि वो ऊपर वाले का दिया खाता है। बादशाह ने कहा कि इसको निकाल बाहर करो और निगाह रखो इसके ऊपर, देखना चाहते हैं कि ऊपर वाले का दिया कैसे खाता है। सिस्टम ये था कि महल से एक पर्ची दी जाती थी और महीने के 15 तारीख को कोषागार में जाके लोग पेमेंट लेते थे। 2-3 महीने तो वो बंदा कुछ नहीं किया। 2-3 महीने के बाद इन दोनों के बीच में, यानी महल और कोषागार के बीच में
एक नीम का पेड़ था, वहां बैठे। जो महल से पर्ची लेके जाता था उससे खाली ये पूछता था, भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं वेतन लेने जा रहा हूँ। अरे जरा सब देखें क्या कागज है। और उस पर वो कुछ इनिशियल कर देता था और 2 महीने तक वो यही करता रहा। उसके बाद लोगों ने कि जल्दी यहाँ से इनिशियल करा के हम पेमेंट ले लें, उसको कुछ पैसे देने शुरू कर दिए। अब 1 साल का वक्त हो गया, बादशाह को खबर मिलती थी, वो तो बड़े चैन से फिट है। एक बार ऐसा हुआ कि वो बीमार हो गया। अब आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। कोषागार ने सारे पेमेंट करने से रोक दिए। अब जब हड़कंप मचा तो पूछा गया ये क्या हो गया? तो कोषागार ने कहा कि साहब इस पे एक जो इनिशियल सिग्नेचर है वो है ही नहीं, हम पेमेंट कैसे करें? बादशाह ने कहा ये सब घपला कहां से आ गया? जब पता किया गया तो पता चला कि बीच में वही बैठ के इनिशियल कर रहा था, वो परंपरा में शामिल हो गया। ऐसा अब जो बताने जा रहा हूं वो काशी की बात में बता रहा हूं। ऋषि मुनियों ने ये सोचा कि अगर हजारों वर्षों के बाद वेद और पुराण के अंतर्गत कोई अपने शब्दों को घुसेड़ देगा तो ये कैसे पता पाया जाएगा क्या सच है क्या सही है? आप सब बिलीव नहीं करेंगे, 8 तरीके से पाठ करने की विद्या का आविष्कार उस समय हुआ और आज भी काशी के अंदर पाणिनि कन्या महाविद्यालय में 8 अध्यायी वह परंपरा जारी है। और वो ऐसी विधि है कि अगर उसमें एक भी शब्द इधर उधर से डाला जाएगा तो वो फिल्टर होकर बाहर आ जाएगा। आज इतिहासकारों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है कि पीछे के तमाम दस्तावेज बाकी मिलने के बावजूद क्या हम उसमें उस स्थिति को उस समय का ला रहे हैं निकाल के या कुछ अपना भी डाल रहे हैं। शायद उसी ने अपना कुछ डाला होगा, यही कारण है आज हम उसको खंगाल रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है और निश्चित तौर पे पूरी जो रिसर्च टीम है बड़ी मेहनत से उसने कार्य किया है और एक एक तथ्यों को लेके आए हैं। और वो ये कह रहे हैं कि आप मेरे लिखने पे अगर विश्वास नहीं करते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स पे आप देखें, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये किसी ने दिए। थैंक यू। जी ये वो मंदिर है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसका जर्नी और जिसका हमने ट्रांसलेशन कराया और वो जो है संस्कृत ओरिजिनल में भी है, उसके बाद हिंदी में है। ये संस्कृत ये कौन सी का टेक्स्ट है? नहीं, ये पर संस्कृत में टेक्स्ट ये उसका नाम। तो ये ओरिजिनल है आपने? ये ओरिजिनल है। मंदिर के वहाँ जी अभी इसी को हम लोगों ने कहा कि इसमें कौन सी डेट है देखा जाए। ठीक, तो उसमें डेट वो निकली जो हमने दी है तो 1792 के 1792 में तो काम ही खत्म हो गया था यहाँ का, तो उसके बाद कहाँ से खुदाई हो गई 1920 जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं जो फैक्ट्स हैं उनके खिलाफ। लेकिन एक सवाल उठता है, एक ये सर और बस आपकी इस सारनाथ के जो रिलेवेंट रेफरेंसेस हम लोगों को मिले वो हम लोग सब इस किताब में एक किताब ठीक है, वर्णनी इसको भी आप देखिएगा, ये आपकी नजर से दी बची। ठीक है, ये तो एक नई रिसर्च के अंदर आपने मुझे भी इन्वॉल्व कर दिया। आपको शौक है तो हम लोग अच्छा लग रहा है वही कि ना, बहुत शौक है आपके मुझे शौक को तो। जो है हम लोग और ज़्यादा दाना जगाना चाह रहे हैं तो फिर मुस्ताकिल कर रहे हैं। मैंने मुझे एक दफ़ा पढ़ा कि अंग्रेज़ों की लिखी हुई ये थी अपना कि लाहौर में सबसे ज़्यादा जो महीना मुश्किल है वो नवंबर है। एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड
कि why were they saying November, इसमें क्या होता है जो कि बाकी महीनों से ज़्यादा। आज तक मैं उसको सॉल्व नहीं कर सका। मैंने कई लोगों से पूछा कि वाई नवंबर, ये उनकी अपनी रिपोर्ट्स में कि in Lahore the most difficult month to go through is November। नवंबर तो मुझे तो ये याद है बचपन में कि जहाँ सितंबर आता था तो वी वर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड के अगले दिन और यानी सर्दी कहें या बेहतर होगा, गर्मी से निजात मिल जाएगी। और नवंबर वॉज अ वेरी प्लेजेंट मंथ टू ग्रो अप इन Lahore। So this is one mystery I've not been able to solve। आप लोगों का भी कोई इस बनारस के मुताबिक भी कुछ जिक्र है कि ख़ास पीरियड का कि ये सेहत के लिए ठीक नहीं है या नहीं, कुछ आपने भी पढ़ा है ऐसी कोई चीज़? मेरे ख्याल से ये वहाँ भी लिखी गई आउट लाहौर जब से लिटरेचर में है ऐसा जो लिटरेरी ट्रेडिशन है। जी जी, ये तो हम लोग आर्कियोलॉजी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। जी जो आप बातें कर रहे हैं कि लिटरेरी ट्रेडिशन जैसे 12 मास है, तो 12 मास में क्या क्या होगी, कंडीशन कैसे रहना है, क्या आपको भुगतेंगे, क्या होगा, इसका भी एक वर्णन। ओके। फिर जो दूसरा लिटरेरी ट्रेडिशन एक कहानी जो चलती है तो उसको यह देखें, राजा राव जो टेक्सास में थे फेमस में, तो हुआ ये कि केवल लिटरेचर का हमने लेंस लगा के देखा, सर्पेंटाइल बुक को हर जगह लिटरेचर से देखा, पूरी बनारस पर नावल है, तो जरा सा उसको बदल दीजिए, नेचर में जोड़ दीजिए, कल्चर में जोड़ दीजिए। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया उसको। तो जो आप बात कर रहे हैं, मैंने बहुत डिटेल तो नहीं लेकिन काफ़ी क्लियर कट डिस्क्रिप्शन है। अब ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, पत्नी इनकी वेस्ट के हैं, लेके आती हैं तो कैसे वो रिएक्ट करती हैं, तो वेदर का क्या असर है, आज देवी पूजा में प्रसाद ऐसे हो रही है तो लोग क्या कर रहे हैं, पूरी नावल उस रूप में चल रही है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो उस सोच से हम उसको देख लेते हैं। एक ये, दूसरा एक प्रसंग है कि पुराणों का अध्ययन प्रॉपर नहीं हुआ, या तो पांडित परंपरा में हुआ है, दूसरी है कि क्रिटिकल एडिशन हुआ ही नहीं है। ये भी एक बड़ी भारी गैप अभी तक नहीं है, जितनी भी लोग बात कर रहे हैं अभी तक नहीं है। तो उसको ज़रा सा खोल के देखिए, तो उसमें जो आप ये कह रहे हैं उसके कई जगह क्लू आते हैं कि सीजन के अनुसार क्या क्या चीज़ होती है, काशी का विशिष्ट रूप क्या है। अब एक पेंटिंग की भी देख लीजिए, यदि आप ओरिजिनल प्रिंसिप की ओरिजिनल पेंटिंग देखें, सब लोग काफ़ी देखते हैं, लेकिन ये जो ओरिजिनल है यदि आप देखें वहाँ से ब्रिटिश लाइब्रेरी से मंगाए या ओरिजिनल प्रिंट, नॉट द कॉपी, दोनों में अंतर है। ओरिजिनल में उसमें जो है जो पोखरे बने हैं उसमें कमल दल के साथ साथ राजहंस प्लाट और वैसे फ्लाई कर रहे हैं। अब आप ओरिजिनल पढ़िए, न कि एडिटेड बाई केजरीवाल पढ़िए, दोनों में अंतर है, कई जगह बदला हुआ है। तब वो पाते हैं कि उसमें जो लगता है कि इतना स्वच्छ पानी वहाँ का था, 7 जगह नदियों से जुड़ा हुआ पूरा शहर बदल जाता था मानसून के बाद, कभी कालरा हुआ ही नहीं, यहाँ मलेरिया कभी हुआ ही नहीं। पूरी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, रिपोर्ट शिकागो यूनिवर्सिटी की पूरी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, तो हुआ ही नहीं। क्यों? उसके बाद शुरू हो गया, जो ही जब ये हम लोगों का आक्रमण शुरू हो गया, पहले 108 का वर्णन है, फिर 64 का वर्णन है, फिर 26 का वर्णन है, आज 6 ही एक्टिव हैं, सब गायब हो गए, सब कैप्चर हो गए। तो भुगतो तो देखिए, जो आपने बात कही डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, यह भी एक देखा जा सकता है। कुछ है, ये नहीं हवा में नहीं हो, कुछ इसका वर्णन हर जगह है, लेकिन इस एंगल पर जो नए विचार से आपने कहा कि कैसे जो है स्वास्थ्य पर पड़ा, सीजन पर पड़ा, तो ये भी एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ के जो बेसिक सोर्सेज हैं थोड़ा सा अलग हट के मैं अपना एक दर्द आपसे शेयर करना चाहूँगा। यहाँ एक बड़ा कॉमन कथा है कहने की कि पूछिए किसी से भी, पूछिए ऐतिहासिक पूछिए, बस शुरू कर देगा उसके साथ कहेगा काशी खंड में लिखा है। मुझे मेरे ऊपर एक लेख छटा है मेरा नाम लेकर कि मुझे 10 जूते मारिए राणा से, एक हिंदी वाले ने लिखा है, बहुत जगह नहीं गया, हमने कहा बस करो यार, बड़ी बदनामी होगी, जाने दो। तो क्यों लिखा है कि मैंने ये कहा कि कोई भी आदमी ये उसमें टेप करके छाप, हम नहीं जानते थे गलत ढंग से टेप कर दिया गया, लेकिन मैं इमोशनली ये बोल दिया गाली देते हुए, लेकिन उसको फैक्ट को कोई बताए
कोई भी आदमी आके बताए क्या खुद आपने देखा है काशी खंड? नहीं देखा। बाजार में चनाचोर गजम जैसे जो करके एडिट छपता बिकता है वही देखा है, देखा ही नहीं होता क्योंकि छपा ही नहीं है, तो देखेंगे कैसे? पहली बात। दूसरी बात, सब स्कॉलर हुए, आज तक 18 पुराण हैं, 3 ही की एडिटिंग यहाँ हुई है। चौथी की एडिटिंग में केवल जो है 13-14 साल लगे, क्रोनिंगन और जो है ऑक्सफोर्ड मिला के, और 3 ही वॉल्यूम छपे गए, 10 लोग मर गए, चौथा 5वां छपा ही नहीं है। उसमें सीधे है ही नहीं है काशी खंड। तो कौन काशी खंड है जिसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं? तो वेस्ट की जो बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ वो भी तो चीज़ देखिए, जो लोग 10-10 साल यहाँ सन्यासी रह के, आज अयोध्या की बात हो रही है, अयोध्या पर जरा क्लासिक बता दीजिए किसका काम है? एक ही नाम, दूसरा पैदा ही नहीं हुआ आज। हंस बेकर जो 9 साल साधु नुमा बन के हनुमानगढ़ी में रहता है, ये मैं कथा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं समझे, मैं जुड़ा हुआ इन सब से। वो 40 साल कह रहे हैं, मैं 50 साल लगभग अब पूरा हो जाएगा जीवन में। तो ये कुछ दर्द है सर कि हम लोग तो अब चले बाय बाय करके, तो और लोग जो है कुछ चीज़ें ऐसी इसको जोड़ के निकालें उन तत्वों को। केवल यह करके कि क्या लिखा है तो मार्क टूनी ने लिख दिया, मार्क टूनर ने लिख दिया, ये सिटी सबसे ओल्ड है, ओल्डर का भी ओल्डर है, ओल्डर का भी ओल्डर है। गजब का ट्रांसलेशन करके बीमारी है, सीध न करो भाई, उसको बताओ ना कहाँ गैप है। तो हम अपना नहीं कहना चाह रहे हैं, जो ये मूल कई बातें आ रही हैं जुड़ती जा रही हैं। तो मेरा ये होगा एक छोटा सा निवेदन, या जिस रूप में समझा जाए कि इनको जोड़कर एक नए रूप में खड़ा करके सबको पहुंचाया जाए। जैसे इस किताब का अंतिम क्या उद्देश्य है, ये हम लोग कई बार बात किए हैं। एकमात्र पहला उद्देश्य होगा कि बाबू जगत सिंह का यह जो दाग लगा हुआ सब जगह से, सब प्रूफ के बावजूद भी यही कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय, रबिश, ये वर्ड यूज। तो पहला तो वहाँ बदलो, नहीं बदलो तो एक काम को उखाड़ के फेंक दो, तुम रखो धर्मराज का ओरिजिनल नाम, धर्मराज का काल्पनिक नाम है, प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है आर्कोलॉजिकल में है। जब उसका प्रूफ ही नहीं है, ये लिखे जरा पढ़िए जाके ना, आधा पढ़ के आप बात कर रहे हैं ना, मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि भाई पहले के आधार पर सोच कर अशोक ने वर्णन किया था तो आपने लिख दिया धर्मराज का, तो बंद कर दो इसको भी, जब तक ये नहीं होता है तब तक नहीं। अभी आई है किताब तो तुम नाम दो चाहे मत दो, लेकिन डिस्ट्रक्शन तो भैया आता ही नहीं। एक ये उद्देश्य। दूसरा हुआ कि यहाँ के समाज में जो आपने एक बहुत बड़ी बात की, और बड़े हमारे भाग्य से जो अरविंद ने कहा जो ऊपर से कहीं न कहीं मैसेज है, हम सभी उधर से ही जुड़े हैं, कहीं से उन्होंने भी भेज दिया है आपको जो है, आप ऐसे बैठ के स्टाफ रूम से नहीं आए हैं, अभी बहुत स्टाफ रूम घुमा और आपको यंग में देखा हूँ, जानता हूँ, आपकी किसी चीज़ों को रिफर भी किया हूँ, मिल जरूर रहे हैं 20 साल बाद, आप मुझे नहीं पहचाने। लेकिन मेरा ये कहना है कि उस चीज़ को कहीं ना कहीं सूत्र, जैसे अखबार से शुरू हुआ, लेकिन अभी मेजर अखबार में हाईलाइट नहीं है, लेकिन आपने जो पहला पक्ष किया बहुत इम्पोर्टेंट है कि शुरू हो गया। अब उसको जो है, अब बैठ के केवल पंचायत मत करिए, धक्के और लगा करके आगे बढ़िए, जिससे कुछ तक बात पहुँचे। यहाँ पर जो है 5 यूनिवर्सिटी हैं, 2 और उसके इक्वल जोड़ लेंगे तो 7 हैं। अभी तक कोई काशी को लेते हुए सांगोपांग इतिहास की या कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया, बैठे हमारे अजीज में, यहाँ के आर्काइव का माई बाप यही है। इनका नाम भी ध्रुव है, यथा नामो तथा गुणा, ध्रुव तारक अटल है ना, वहीं से सब नाप तोल होता है। तो नाप तोल हम लोग इन्हीं से, जहाँ फंसेगा तो हम लोग इनसे कहेंगे आपका नाम नहीं लेंगे, भेद बता दो, इनके पास नहीं आपकी सच्चाई। तो मेरा ये कहना है कि सर ये चीज़ें कहीं तो आनी होगी। 3 विभाग हैं हिस्ट्री के, ये भी कहा जाएगा कि आउट ऑफ द वे हम पागल होकर बोल रहे हैं, कल हम आपसे न मिले, कल हम चले जाएं, ठीक है, कहीं तो कह जाएं। माने ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट शुरू होता है, एशिया का सबसे बड़ा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आर्कोलॉजी एंड कल्चर विभाग, जिसमें 37 पोजीशन है, 14 फुल प्रोफेसर हैं BHU में। दूसरा है हिस्ट्री डिपार्टमेंट, जो सबका मिला हुआ है, मॉडर्न वे में एनालाइज करता है। तीसरा हिस्ट्री ऑफ आर्ट है, और आज तक ये किताब ही नहीं बना उसकी।
जो है दूसरे तरह से पड़ाका, घोड़े का पड़ाका, रामचरितमानस का ये फिर लिखेंगे काशी के खिलौने चलाचौर गरम, ये PhD फिजिक्स, माफ कीजिए ये मैं हवा में नहीं, हमारे टोन पर मत जाइए। सबका कैटलॉगिंग किया हूँ 25 साल, A to Z का कैटलॉग तैयार किया हूँ 25 साल में, अच्छा पाऊँ कहीं नहीं है, क्यों नहीं है। तो आज जो आप आए हैं, कुछ हम लोगों को अपना स्पेशल जो है सूडन वाला इंजेक्शन लगा दीजिए कि ये लोग यंग लोग, हम लोग तो चले बाय बाय, कुछ करें, रिसर्च करें करने के लिए आपकी अपनी इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट उसमें होनी चाहिए कि मैं एक सच की तलाश में निकल गया और उसकी तलाश में जब तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँचूँगा आई डू एवरीथिंग। और रिज़ल्ट तो यही निकलता है कि फिर आप कुछ ऐसी किताब या रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसको फिर बाकी दुनिया मानती है। ऐसे ही है। अब डिस्कोर्स बंद हो गया जो आप कहना रहे थे। जी जी। एक आध आदमी ऐसे, इसको हम लोग यहाँ के लोकल डायलेक्ट में पड़ाका करते हैं। जैसे कोई चीज़ ऐसे छोड़ दिया, खूब चमका, वाह 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 वाह, खत्म हुआ, देहरा ताली बजाई चल। मैं तो नहीं देख रहा हूँ डिस्कोर्स से जो बिना बुलाए मैं भी पहुँच जाता हूँ कई जगह, बुलाते नहीं, रेयर है कि बुलाते हो। प्रदीप जी किसी रिश्ते से जोड़ रहे, इसलिए जोड़ रखे हैं यहाँ दो अरविंद है। अरविंद कमल का फूल होता है, वो अरविंद छात्र हैं, तो कैसे हमको लोग छोड़ेंगे, ये अरविंद ऊपर वाले हैं। तो मेरा सर ये कहना है कि जो आपने एक बात कही उसको लोग एकदम चैलेंज के रूप में लें कि डिस्कोर्सेस लगातार चलाए जाएं, बिल्कुल चलाए जाएं, बिल्कुल। तो कुछ न कुछ चीजें चलती रहें। लास्ट में एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, वो अंतिम दर्द होगा, उसके बाद मुंह बंद कर लूँगा। मैं पूछ सकता हूँ? आपकी आज्ञा चाहिए, आप सुपर दोनों को जोड़ रहे हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा। 100 करोड़ की बनारस के डेवलपमेंट कल्चर हेरिटेज पर 100 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट चली, 6 साल 5.5 साल चली। इसमें से कितने लोगों को पता है और कितने लोग इन्वॉल्व थे? है किसी के पास जवाब? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उद्घाटन जब किया गया 2014 के अंत में, ऐसे फीता दबा के IIT खड़गपुर में खोला गया और इसका हेडक्वार्टर एनालिसिस के लिए जॉर्जिया अमेरिका में खोला गया। फर्स्ट फेज खत्म हो गया, सेकंड फेज 60 करोड़ चल रहा है, किसी को पता ही नहीं। ये काशी है, हो गया। ये है ही जागरूकता। एक बार खड़े तो हो, आपने जो कहा कि खड़े होकर सत्य के कोई बोलने को तैयार तो हो। क्यों भाई हो रहा है? काशी वालों को पता ही नहीं। ये भी तो मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पर मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरी जान पर भी ऐसे टना रहता है कि बोलो मत। लिखे थे आपको वोट करते हुए इसी चीज में। तो आप डरते कहाँ हैं? नहीं, अब क्या डरेंगे, जो मारना हो मारो, अब क्या डरेंगे। कोई कहा कि हिम्मत होने का, इतनी हिम्मत जितनी अंग्रेजी हम कभी पढ़े नहीं है। ये जो नहीं खाते सर, ये गिलौटी कबाब, इसकी कहानी ये है कि नवाब लोगों का जब नाच खत्म हो गया था तो उन्होंने ताकि हमारे लोगों को रिसर्च करने का और कहाँ जाके देखना है कुछ समझ आए। एक हमारी ये अजीब एक मेंटालिटी है कि अंग्रेजी में तो पूरी बिब्लियोग्राफी होनी चाहिए, रेफरेंस तर्जुमा करो तो रेफरेंस लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, बस टेक्स्ट दे दो। तो मैंने प्रोग्रेस करके अपनी हर किताब में सारी रेफरेंसेस जो ओरिजिनल अंग्रेजी के टेक्स्ट में है वो मैंने उर्दू और हिंदी और गुरमुखी में भी करवाया ताकि लोग सीखें। और मुझे बार बार लोग खासतौर से पाकिस्तान से लिखते हैं कि सर आपकी किताबें पढ़ के समझ आ रहा है कि रिसर्च कैसे करते हैं। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। एक और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मैं आके तो विंटर का सेमेस्टर पढ़ाता था। तो मेरी सालगिरह होती है 24 फरवरी को। तो ये ऑनर्स की क्लास जो है
सालगिरह है ना 24 फरवरी को, तो क्लास के बाद उन्होंने चाय और केक शेक लेके तो सीटिंग करवा और बाद में उनको क्लास का हेल्प था अहमद शाह का। देखा कि 4 साल से हम यूनिवर्सिटी में अब समझ आइए कि बाय ईयर यानी मेरे टीचिंग के बाद, क्योंकि मैंने उन्हें एनकरेज किया, मैं कहा यार ऑफिशियल नैरेटिव छोड़ के ऑल्टरनेटिव डिसेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी आप पढ़े। मसलन उस ज़माने में ये पुलवामा हो गया जब मैं पढ़ाता था, लड़कों ने कहा जी वी आर गोइंग टू वॉलंटियर टू जॉइन द साहिर की एक नज़म है ए शरीफ इंसान जो 65 जब हुई तो उसके बाद उसने लिखी कि ये जंग के खिलाफ यानी एंटी वॉर। मैंने कहा ये सुनो, ये जंग जो लीडर लूडर घुमाएंगे ये बात पर उतरेगी। तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने इतना बड़ा किया तुम्हें, आर यू श्योर दिस इज़ अ वॉर वर्थ फाइटिंग? अगर ये टेररिज्म हुई है तो वी शुड बी एक्चुअली ऑन द डिफेंस रादर देन वॉलंटरी। तो वो लोगों को समझ आई। इसमें आप टीचर का एक रोल तो है ना कि वो डेयरिंग सवाल भी कर सके और लोगों को इनकरेज करे कि ये जो बातें हैं ये इसको फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए, तो क्रिटिकली देखना चाहिए। क्रिटिकल एनालिसिस का जो है ना टेक्निक, ये हमारी सोसाइटी में अभी तक डेवलप नहीं हुआ। या तारीफ है या दूसरे का सत्यानाश करना है, looking at the nuances and the connections। तो देखें वक्त के साथ तब्दीलियाँ जो हैं वो आएंगी और इस किताब में जितनी आप लोगों ने मेहनत की है पूरी टीम इसके अंदर क्या बात है? 34 to 36 जी 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 मूर्तियाँ पत्थर ये सारी चीज छपाई हुई। तो वेदर दे आर प्रिजर्वर और दे आर डिस्ट्रॉयर। Now the question is this, डिस्ट्रक्शन है क्योंकि जब वो 1790 में उसको रोक दिया उन्होंने, आपने 40 साल के बाद 45 साल के बाद वो किया। संस्कृत यूनिवर्सिटी जो बना है उसमें भी सर लिखा हुआ है इंजीनियर का कि यहाँ सारनाथ के पत्थर यूज हुए हैं, तो और जगह तो आपने कहाँ उसको प्रिजर्व किया? ये सारी चीज़ें ये सब आपको और ही वॉज नेवर दीवान। ये एक नया निकल गया है, जगदेव सिंह वॉज दीवान, उन्होंने जगत सिंह लिख दिया। जगदेव सिंह नायब नायब जो इन्होंने वो बनाई है ना कास्ट की डिस्क्रिप्शन और ये और वो, उसमें ये जिसने जो स्टोरी बनाई वो पूरी उन्होंने डाल दी है। तो एक गजेटियर में रिलायबल राना सर, फर्स्ट गजेटियर में ब्रिटिशर्स ने जो गलती की उसी को सब इतिहासकार लेके चल दिए। इसका सबसे पहली किताब मनी ने लिखी थी, उन्होंने लिखा है कि ये कहानी लिखी, ये तो आप बताएं। नहीं ब्रिटिश गजेटियर वो किसका आया था पहला सर? वो तो उसका फाउंटन का आया था, फाउंटन का नहीं नीलम्बर वाले में किसमें है सर? जो बनारस के गजेटियर में जगह से तो नेविल का है। जो स्टैंडर्ड जो है 1901 का ब्रिटिश में पूरी लाई है तो नेवल का है ना। तो वही नेवल में उन्होंने जगदेव सिंह की जगह जगत सिंह कर दिया दीवान। वहीं से सर सारे लोगों ने उसको उठा लिया और वही लिखते चले गए। सर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मतलब सब बच्चों के लिए या रिसर्च स्कॉलर के लिए जो उस किताब में है उसका अल्फाबेटिकल सर ये चीज़ें जो है ना जो आप देखती हैं ये अमर है, ये आने वाली जनरेशन भी इस्तेमाल करें। जी तो यही कॉन्ट्रीब्यूशन होती है रिसर्च की कि एक
में रखे हाँ यही रहते हैं सर। कोई अगर बच्चा कहीं कोई दिक्कत हो, कोई पूछना चाहे तो इसकी कितनी कॉपी आपके पास है? सर 12 वैल्यूम में है। हाँ मतलब अल्फ़ाबेटिकल करके 12 वैल्यूम में कवर हुई है सर बिब्लियोग्राफी। और सारनाथ को सर भी कवर्ड है, उसको अलग कर दिया है कि स्पेशली सारनाथ जो हम लोग कह रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्री हमने कहाँ से वो इसकी जी जैसा आपने जिक्र किया इस स्थल को हम लोग पर्यटन से पर्यटन टूरिज्म से बात और आगे तक जाए। सर अभी वो मंदिर भी आपको दिखाते हैं जहाँ वो इंस्क्रिप्शन है, और वो मस्जिद भी दिखवाते हैं जहाँ पे आदमी छोटी सी मस्जिद जहाँ नमाज अदा होती है, जहाँ पर्शियन में लिखा हुआ है कि भाऊ जगत सिंह ने इस मस्जिद का निर्माण किया। ये बता रहे थे जी सर देखे हैं जहाँ पर मंदिर बनाया, साथ मस्जिद भी। हाँ एक गुरुद्वारे ये जो है ना, एक जमीन भी दी सर, गुरुद्वारे के लिए जमीन भी दी है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तीनों है सर। ये जमीन कहाँ हो? जब ये जिस दारा ने मोहल्ला दैट गिव्स 1200 ईयर बुक में दिया है। अच्छा दिया, कैरी ओके, आपने कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट कर तो ये तो ऐसे एविडेंस है इनको, इसे कहते हैं इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इट इज टू सॉलिड ए प्रूफ, इट्स नॉट जस्ट एविडेंस, इट्स प्रूफ। इसकी पर्शियन भी लगा दी है जी। फिर जिसको नहीं आती पर्शियन तो उसको रोमन में लिख दिया है, फिर इसका ट्रांसलेशन भी कर दिया। यही सर वहाँ भी लगा हुआ है जो मंदिर में, और मस्जिद भी जो बनी है उसमें भी लिखा हुआ है। वो अभी यहीं बगल में है सर, 12 से 5 ही। उसको अभी दिखाता हूँ। चले चले करते हैं। ये सर प्रेजेंटली हम लोग यहाँ मतलब रहते हैं, वो बैक पोर्शन हुआ है अभी। हाँ मेरे वो सब काम ये संभाल रहे हैं बड़े बेटे जी। Are you giving lessons to INTAC on preservation? I think INTAC also needs it, not just our archaeological stuff. हाँ This is wonderful, sir. ये तो फादर का भी शौक था। आपके फादर भी देख के कहा हमने कि इतना करना और जाओ तो पता लगे जिससे ज़्यादा सॉलिड ये एक्साइटमेंट जा सकता है। हाँ बिल्कुल आइए कीजिए। माता जी ने अपने हाथों से स्थापित की। आप बताओ। शिव मंदिर है ये? हाँ शिव शिव जी मंदिर। जी ये शिव काशी में वैसे भी शिव के अच्छा शिव। यहाँ पे पिक्चर ले सकते हैं? जी 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 पिताजी की याद में बनाया तो माता जी थी, कभी उन्होंने बनवाया जगत सिंह जी थे, तो उन्होंने अपने हाथों से स्थापित की थी। सबसे बड़ी बात ये भाई साहब तरफ जी आइए आइए। हाँ अमेजिंग। it is art and geometrical decoration. क्राफ्ट्समैन उस जमाने के कितने ये मूर्तियाँ जब आप देख रहे हैं, ये मूर्तियाँ वो चीज़ है उनकी माता जी की अपने हाथों से बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ मतलब शिवा मतलब ये मेन मंदिर हो गया। ये किनारे अन्नपूर्णा जी का है, उधर गणेश जी का है, उधर विष्णु
वैष्णो जी का है उधर सूर्य भगवान का, और सामने जो तालाब था गिफ्ट है ये का सोच रहा हूँ। डिफ्यूजन ऑफ द कल्चर, देयर कैन नो बेटर इलस्ट्रेशन एंड इलस्ट्रेशन। ये सब ये जो नॉर्मल ये जो है ना Humboldt style में, that is the Indo- इंटरेस्टिंग। हाँ, ये वही है ना, सिंथेसिस कह रहे आप जी मैं इसको जो अपना Indian style, वही। I can't pronounce it, SY, syncretic style, it was सिंक्रेटिक not syncretic, there was a word which was also influenced by the Greek design, but this was basically the combination of the Hindu and the Mughal form Yes, of yes. thing. You will find a lot of temples with a dome-like structure. दैट्स इंटरेस्टिंग। इससे भी आगे हो गए, विस्तारवादी सोच के कारण मंदिर ही नहीं बनवाया, मस्जिद ही बनवाया। मस्जिद भी गुरुद्वारे की ये भी सोच था। सारनाथ में पता लगा कि वो सेक्शन है और ये भी हो सकता है कि उनके साथ खड़े थे, तो कहीं न कहीं ये जुड़ाव था, इसलिए आगे के लोग ये आखिरी उसको जब इन्होंने क्रश किया तो उसके बाद दोबारा recognize as sufficient also. सर एक बहुत बड़ी हिंदी fraternity है, बहुत अच्छी हो गई। ये सब सर कसौटी के पत्थर की मूर्तियां हैं जिसमें सोना कसा जाता है, और बहुत बड़ी नंदी थी यहाँ सर यहीं पे। वो ये लॉर्ड राम है जी, राम लक्ष्मण सीता। Here is a गणपति, here is a देवी। नहीं वो भैरव जी, अच्छा, भैरव जी हैं। भैरव जी हैं उधर शहर जी, उधर कार्तिकेय है, छोटी सी मूर्ति। कार्तिकेय हैं। शिव परिवार। कोई नहीं बच रहा है, गणेश हो, कार्तिकेय हो, शिव हो। इसकी वजह ये है कि शिव जो है कहीं संहार की भी देवता जगत सिंह और कहीं विस्तार की भी देवता। 1700 तो जाहिर सी बात है 1740 के बाद 1792 कहा जाता है कि शिव जी जो था वो सिविलाइजेशन अब वो संस्कार तक महत्व सर नहीं मिला है, बस उसमें बहुत से लोग फांसी चढ़े हैं। अभी जगत सिंह उनके लीडर थे, लेकिन और लोग भी हैं सर जिनका रिसर्च के नाम आ जाएंगे, आ गए हैं सर, छापे भी सब नाम आए हैं। सिंह, शिव प्रसन्न सिंह, शिवनाथ सिंह, इनके निकाय पे खड़े नहीं होते वही है, शिव का स्पर्श वर्जित है, जानते नहीं लोग इसलिए बार बार उसको स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। उसका मात्र रीजन इतना है चाहता है, इसलिए कहा जाता है कि जो पूर्णतः सकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति हो स्पर्श करने का अधिकार उसी को है। इसीलिए जो श्रृंगार करते हैं पुजारी वो पूरे विधि विधान के साथ और शुद्धतम स्थिति में इसका हो। आइए सर मस्जिद दिखाता हूँ। European magnolias don't smell. Yeah, these smell. मैं देखता हूँ। It has a soft, and the mangoes I hope you see. मैंगो ये नीलम आम है, वो Small mangoes. कौन सा ये कौन सी वाली ये नीलम करके है, छोटी वैरायटी है और भी आती है। कुछ टाइम अलग रहता है। हाँ, उन लोगों का टाइम है ना, उन लोगों का मर्जी है। सिस्टम भी अलग अलग है। आइएगा वो हाँ आइए बिल्कुल प्लीज। मैम आइए। Our big day ended Pope Mosque. So like some food ala med se. आपका ये सब पर्शियन में लिखा है, ये बात आपसे कह रहे थे ना, लिखा वही जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में Are you will yaqeen? There is no doubt in it that he was a Muslim. Gharib Hussain, जबरदार नाम। कल आज तो सफर दा कौन मौका इस दुनिया के दूसरी दारुल प्रसाद पहले सवाब तो उनकी यादगार को बनवाया सवाब हासिल करने के लिए। आज के नामुश वो आदमी जिनका नाम है जगत सिंह अर्थ आया, उसका नाम जगत सिंह से जाहिर होता है।
मस्जिदी बगदाद नमाज मुसल मज़हब ये ऐसी मस्जिद है जो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और बड़ी मैनेजमेंट से लगी हुई है। बरगुज़ीदा तमाम अहले जहाँ, और वो आदमी जिसने बनवाई वो सारी दुनिया में हर दिल अजीज था। और गुज़ीदा तमाम अहले जहाँ, सारी दुनिया के जो लोग कह रहे थे ना जो मंदिर बनाई मस्जिद बनाई, यानी हर सोसाइटी के हर वर्ग में वो साल तमाम चुनी नामक उसके साल बनाने किस तरह से आता है। बेशक और रैब साबितुल अरकाम ये उससे इसका भी ऐसा होता है, इसका एज इट इज, फिर इसका रोमन, फिर इसका ट्रांसलेशन और अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन और इसकी कैलकुलेशन भी कर दीजिए कब एक कहानी है 1205 वो कब 1210 अब 5 साल बाद 5 साल पहले उन्होंने मस्जिद पहले बनवाई उन्होंने, बाद में बनवाया। हो सकता है साइमल्टेनियस बनी हो, ये पहले बन गई हो वो बाद में बना हो। इसी को मैं कह रहा हूँ है कि सेक्युलरिज्म एक तो है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो यहाँ की इंडिजिनस जिसे आप कह रहे हैं उस ट्रेडिशन को भी आगे लेके मंदिर और तालाब तो ये सारा मिलजुल के 1787 से कहानी शुरू हो गई, 1794 ऐसे स्पेसेस भी हैं सर। अब वो कर ले जाए तभी भी एक मिनट जरा प्लीज। अच्छा, उस समय आपकी हाइट का अंदाजा उन्हें You have the courage to say whatever you want to say. The truth.